समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अब समतलीय सदिश के बारे में। हम ये देखेंगे कि समतलीय यानी कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारी हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग, समतलीय सदिश। समतलीय सदिश, इसे हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर यानी समतलीय सदिश ये बोला जाता है। अब समझिए, हम इसमें कहते हैं कि तीन या तीन से अधिक ऐसे सदिश जो एक ही समतल में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऐसे सदिश को बोला जाता है समतलीय सदिश। जैसे अब मान लीजिए कि ये बोर्ड एक प्लेन है यानी कि समतल है। हम इसमें बात करें कि एक सदिश ये है, दूसरा सदिश ये है, तीसरा सदिश ये है। इसे आप मान लीजिए ए वेक्टर, इसे मान लीजिए बी वेक्टर और इसे मान लीजिए सी वेक्टर। तो इन तीनों सदिशों को बोला जाएगा कोप्लेनर वेक्टर यानी समतलीय सदिश, क्योंकि तीनों एक ही तल या एक ही समतल में है। ये ऐसा भी हो सकता है कि एक सदिश ये हो, दूसरा सदिश ये हो और तीसरा सदिश ये हो, यानी कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर अभी भी तीनों के तीनों एक ही समतल में है, इसीलिए इनको बोला जाएगा समतलीय सदिश यानी कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा समतलीय सदिश यानी कोप्लेनर वेक्टर यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके आगे हम देखने वाले हैं शून्य सदिश यानी कि जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होता है, आप इसको कुछ चलिए समझते हैं उसे भी। हम ऐसा बोलेंगे, सेवेंथ में हम बात करने वाले हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश यानी कि इसे बोला जाता है जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होता है, ज़रा इसे समझिए। हम कहते हैं कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो हो, जिसका परिमाण जीरो हो और दिशा चाहे कुछ भी हो सकती है, जिसका परिमाण जीरो लेकिन दिशा कुछ भी हो, ऐसे सदिश को बोला जाता है जीरो वेक्टर। और इसे प्रदर्शित भी करते हैं जीरो से, ऐसे, ये होता है जीरो वेक्टर। आप समझ गए। इसकी डेफिनेशन आप चाहें तो देख लीजिए। देखिए, हम इसमें ये बोलते हैं कि वह सदिश जिसका परिमाण शून्य तथा दिशा स्वच्छ यानी कि अज्ञात हो, शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, तो शून्य सदिश, बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट की अपन बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है इकाई सदिश, जिसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब जाके जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम समझेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश के बारे में। ठीक है, चलिए हमारा ये नेक्स्ट हेडिंग है, मतलब 8th, और ये है इकाई सदिश। इकाई सदिश, हाँ जी, इसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर। अब ज़रा अगर इसके बारे में बात की जाए तो यूनिट वेक्टर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस चैप्टर का। ठीक है, मतलब अगर हम वेक्टर चैप्टर की बात करें तो इसमें इकाई सदिश एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये होता क्या है, तो यहाँ पे समझिएगा। अगर हम इसके यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके अगर परिमाण की बात करें, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। दूसरी बात करें तो यूनिट वेक्टर से हमें दिशा के बारे में पता चलता है। दिशा का मतलब डायरेक्शन के बारे में हमें यूनिट वेक्टर से पता चलता है। ठीक है, अब आगे की अगर बात समझी जाए तो यूनिट वेक्टर, दो चीज़ तो पता चल गया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है यानी परिमाण 1, और इससे हमें पता चलता है दिशा के बारे में।
अच्छा, अगर हम इकाई सदिश की बात करें तो ये निकाला कैसे जाता है उसे ज़रा समझिए। और एक चीज़ और आप इसमें समझ लीजिए कि जो इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर होता है उसको दर्शाते हैं हम कैप से। इसको क्या बोला जाता है? कैप। तो इसके द्वारा हम ये दर्शाते हैं। तो अगर हमें इकाई सदिश निकालना पड़ जाए तो यानी कि इकाई सदिश का मतलब यूनिट वेक्टर, तो इकाई सदिश से हमें क्या पता चलता है? दिशा के बारे में। तो अगर हमें दिशा निकालना हो तो दिशा निकालते कैसे हैं? ये होता है आपका सदिश अपॉन उस सदिश का परिमाण, जिसकी आप दिशा निकालना चाहते हैं उसके सदिश में आप उसके परिमाण से भाग कर दीजिए तो उसकी दिशा के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई एक सदिश यानी कोई वेक्टर ए है और इस वेक्टर का हमें दिशा निकालना है। तो किस तरीके से दिशा निकालेंगे? तो हम देखो लिखेंगे इसको ए कैप। हमने अभी बताया कि अगर इसका दिशा निकालना हो तो इसके सिर पे कैप लिख दो बराबर। अब वो वेक्टर, वो सदिश, तो ए एक खुद सदिश है। ए वेक्टर क्या है? एक सदिश है। तो हम लिखेंगे ए वेक्टर अपॉन इसके परिमाण की बात करते हैं तो किसी भी सदिश का परिमाण हम निकालते हैं उसके मॉड से। अगर हम उसके ऊपर मॉड लगा दें, दोनों तरफ अगर मॉड लगा दें तो ये हमें क्या दे देगा? परिमाण। तो ये हमें प्रोवाइड करेगा परिमाण। अब एक बात और यहाँ से समझिए, अगर ए वेक्टर लिख रहे हैं, ए वेक्टर का मॉड, तो इससे हम डायरेक्टली ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे आप लिख दीजिए ए। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए कैप यानी कि ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए, यानी कि इसको मॉड ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे चाहें तो फिर से लिख सकते हैं ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए, और इस तरीके से हमें दिशा मिल गई। ठीक है, तो अब आगे समझिए। इस तरीके से ये हो गया। अब अगर मान लीजिए आपको पहले से दिशा दे दिया है, यानी ए कैप दे दिया, ये दिशा दे दिया, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको दिशा दिया गया है और परिमाण, मतलब दो चीज़ें आपको पता है, दिशा और परिमाण पता है, और आपसे पूछ देता है कि आप सदिश निकालिए। तो आप सदिश किस तरीके से निकालेंगे ज़रा उसे देखिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सदिश बराबर, अब देखिए सदिश जब निकालेंगे तो दिशा में आप परिमाण से गुणा कर दीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे परिमाण गुणे दिशा, और इस तरीके से निकल के आ जाएगा आपका सदिश। तो सदिश बराबर परिमाण गुणे दिशा, ये होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर। पल्ले पड़ी बात। चलिए, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम इसके बाद बात करेंगे ध्रुवीय सदिश के बारे में। ध्रुवीय सदिश यानी इसको बोला जाता है पोलर वेक्टर यानी ध्रुवीय सदिश। हाँ जी, चलिए अब हम 9th की बात करेंगे, और 9th हमारा है ध्रुवीय सदिश। तो देखिए हम बात करेंगे 9th की। ये होता है हमारा ध्रुवीय सदिश यानी कि इसको बोला जाता है पोलर वेक्टर। अब ये समझिए कि पोलर वेक्टर आखिर होता क्या है। तो हम ये बोलते हैं कि जिसका प्रारंभिक बिंदु, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, यानी कि नियत हो, ऐसे वेक्टर को बोला जाता है ध्रुवीय वेक्टर या ध्रुवीय सदिश बोलते हैं। हमने क्या बोला कि ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु फिक्स हो या नियत हो, ऐसे सदिश को बोला जाता है ध्रुवीय सदिश, या इसी को हम बोल देते हैं पोलर वेक्टर। बस इतना ही आपको समझना था। आप बोर्ड स्क्रीन पे देख सकते हैं।
हम बोलते हैं कि वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु या कार्यकारी बिंदु नियत होता है ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं, जैसे विस्थापन और बल। ठीक है, विस्थापन और बल ये इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि घूर्णीय अक्ष क्या होता है। अक्षीय सदिश सॉरी, ये 10वां पॉइंट है। तो 10वां हमारा क्या है, ये अक्षीय सदिश। अच्छा, हम इसको बोलते हैं अक्षीय सदिश को एक्सियल वेक्टर। अब जरा ये समझिए कि एक्सियल वेक्टर आपका होता क्या है। अगर हम एक्सियल वेक्टर की बात करें तो हम बोलते हैं कि वो वेक्टर या ऐसा वेक्टर जो घूर्णन होता है उसके अक्ष को निर्धारित करता है, घूर्णन के अक्ष को निर्धारित करता है, उसे बोला जाता है अक्षीय सदिश। ठीक है, तो आप जैसे इसमें उदाहरण समझ सकते हैं। अगर इसे हम देखें तो हम अपने दाएं हाथ के नियम के द्वारा अक्षीय सदिश ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ ऐसे है, ठीक है, और वो क्या कर रही है कि इस पे घूम रहा है, उस पे इस तरीके से घूम रहा है, मतलब ये ऐसे घूम रहा है, और हम ये देखना चाहते हैं कि इसका अक्षीय सदिश क्या होगा। जैसे आपके घरों में जांता पहले हुआ करता था ना, जब जांता को ऐसे मम्मी लोग चलाती थी तो उसमें आप देखते होंगे कि बीच में, अरे आपको नहीं पता होगा पूछ लीजिएगा, उसमें बीच में ऐसे खुंटी लगी होती है और उसी के चारों तरफ वो ऐसे घूमता है। ठीक है, तो वो जो खुंटी होती है वो घूर्णीय अक्ष का काम करती है। तो एक उदाहरण है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। जैसे आप कुम्हार को देखते हैं, वो जो भरुका वगैरह बनाते हैं उसमें भी वो ऐसे ही मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, जब चलता है तो बीच में वो घूर्णीय अक्ष की तरह काम करता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है। समझ गए? तो अगर हम घूर्णीय अक्ष की दिशा ज्ञात करें तो किस तरीके से घूर्णीय अक्ष की दिशा ज्ञात करेंगे, अब वो देखिए हम कहेंगे कि अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये आपका खुंटा होगा। ठीक है, और इसमें अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये कहलाता है घूर्णी अक्ष, ये होता है आपका घूर्णी अक्ष या घूर्णन अक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, घूर्णन अक्ष या घूर्णी अक्ष बोल दें, या चलिए घूर्णन अक्ष लिख लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये हम इसको बोलेंगे घूर्णन अक्ष। अब देखिए, जब ये ऐसे घूम रहा है तो दाएं हाथ से ऐसे करिए, ऐसे, ये जैसे ये घूम रहा है वैसे ही उंगलियों को घुमाइए। ऐसे घुमाएंगे तो ये अंगूठा किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये होगा इसका अक्षीय सदिश। ये क्या होगा, ये होगा आपका अक्षीय सदिश। ये बात समझ में आई, ये आपका हो गया अक्षीय सदिश। इसी तरीके से एक चीज़ और देखिए, जैसे यही था आपका, ये था घूर्णन अक्ष। ठीक है, इस तरीके से ये, अब आप क्या कर रहे हैं कि इसे इस तरीके से घुमा रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ था उसको आप ऐसे घुमा रहे हैं। तो ये देखिए, जब ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा किधर है, नीचे। जब अंगूठा नीचे है तो ये बताएगा घूर्णन, ये अक्षीय सदिश को बताएगा कि अक्षीय सदिश की जो दिशा होगी, अक्षीय सदिश की जो दिशा होगी वो नीचे की तरफ होगी। ठीक है, और ये जो आपका कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा घूर्णन अक्ष, ये आपका होगा घूर्णन अक्ष। मेरी बात आपको समझ में आई? तो इस तरीके से हम अक्षीय सदिश कैलकुलेट करते हैं। इसका काम बहुत है। आप अभी जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे चैप्टर शुरू होंगे उसमें हम सारे टर्म्स का यूज़ करेंगे कि कौन क्या होता है। यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश, समतलीय सदिश, आपका संरेखीय सदिश, सब कुछ यूज होगा। तो हम आपको भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के जो सिंपल टर्म्स आपके सामने आने वाले हैं, हम उन्हीं टर्म्स के बारे में ही अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी अभिलंब सदिश, अभिलंब इकाई सदिश या लंबकोणीय इकाई सदिश भी बोला जाता है। अभिलंबवत इकाई सदिश या इसको बोलते हैं हम लंबकोणीय इकाई सदिश। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो 11th हमारा होने वाला है अभिलंबवत, हाँ जी, अभिलंबवत
लंबवत, या इसको बोल सकते हैं लंबकोणीय, लंबकोणीय इकाई सदिश, लंबकोणीय इकाई सदिश। हाँ जी, जरा इस चीज़ को देखिए, ये क्या है। लंबकोणीय इकाई सदिश की अगर बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर यानी लंबकोणीय इकाई सदिश, ये नाम दिया जाता है। अब जरा इसको समझिए कि लंबकोणीय इकाई सदिश होता क्या है। तो जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे थे इसके पहले समांतर सदिश में, वही टर्म्स अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे समझिएगा कि आप सबको पता है कि ये होता है एक्स अक्ष, ये हमारा होता है एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस, और ये हमारा होता है वाई अक्ष यानी वाई एक्सिस, ये होता है वाई अक्ष, और ये हमारा होता है जेड अक्ष, इसे बोला जाता है। ये हो गया, ठीक है। अब आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस की दिशा में, एक्स एक्सिस जो है इसकी दिशा को बताता है आई कैप। एक्स अक्ष में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की दिशा जो होती है वो आई कैप से बताई जाती है, ये ध्यान रखना है। वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष की दिशा को हम जे कैप से बताते हैं, और जेड एक्सिस यानी जेड एक्स अक्ष की दिशा को हम के कैप से बताते हैं। ये चीज़ आप समझिए कि जो एक्स एक्सिस है इसकी दिशा को हम आई कैप से बताते हैं, वाई एक्सिस की दिशा को हम जे कैप से बताते हैं, और जेड एक्सिस की दिशा को हम के कैप से बताते हैं। ये बात आपको समझनी है, ये हम आपको सिंपल टर्म्स बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि अगर कभी आई कैप आपको दिख जाए आप ये तुरंत समझ जाएंगे कि ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। अगर वहीं जे कैप दिख जाए तो आप ये तुरंत समझ जाएंगे कि ये वाई अक्ष की बात कर रहा है। अगर के कैप का आपको दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जेड एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। ये होता है हमारा लंबकोणीय इकाई सदिश, ठीक है, ये होता है। अब जरा यहाँ से समझिए, हम इसको चाहे तो एक सिंपल तरीके से लिखें। आप ये समझ सकते हैं कि कभी भी हमें अगर एक्स अक्ष को दिखाना हो, एक्स अक्ष की दिशा दिखानी हो तो हम आई कैप बोलेंगे। अगर हमें वाई अक्ष की दिशा दिखानी हो तो हम वहाँ पर जे कैप लिख सकते हैं। अगर जेड अक्ष की दिशा बतानी हो हमें तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं के कैप, ठीक है। आई कैप, जे कैप और के कैप हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे इसके बात की जाए तो अगर मान लीजिए कि आपको ये दे रखा है कि एक्स एक्सिस में एक्स वेक्टर, वाई एक्सिस में वाई वेक्टर, अगर जेड एक्सिस में आपको जेड वेक्टर अगर ऐसे दे दिया हो, तो अब अगर इसका यूनिट वेक्टर निकाला जाए, अगर यूनिट वेक्टर यानी कि आई कैप निकाला जाए तो आई कैप कैसे निकालेंगे, तो आई कैप यानी कि दिशा बराबर सदिश अपॉन परिमाण। तो अगर इसके परिमाण की बात करें तो एक्स एक्सिस का या एक्स वेक्टर का मॉड या एक्स लिख सकते हैं। अगर इसका परिमाण निकाला जाए तो वाई वेक्टर का मॉड यानी हम वाई लिख सकते हैं। अगर इसको निकाला जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जेड वेक्टर का मॉड यानी जेड लिख सकते हैं, ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हम आई कैप की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स वेक्टर अपॉन एक्स। अगर हम जे कैप की बात करें तो हम लिखेंगे यहाँ पे वाई वेक्टर अपॉन वाई। अगर हम के कैप की बात करें तो जेड वेक्टर अपॉन जेड हम ऐसे लिखेंगे। इस तरीके से हमारा निकल के आएगा आई, जे और के, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे हमें वेक्टर निकालना पड़ जाता कि एक्स वेक्टर, तो एक्स वेक्टर बराबर क्या आ जाता, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते एक्स आई कैप, तो ये हमें पता चल गया कि एक्स, अगर एक्स वेक्टर को हमें लिखना है तो ये परिमाण है और ये इसकी दिशा है, इसके फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है।
अगर यहीं पे हमें वाई वेक्टर लिखना हो तो वाई वेक्टर बराबर वाई जे कैप लिखेंगे। अगर हमें जेड वेक्टर लिखना हो तो हम लिखेंगे जेड के कैप। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कृपया इसे ध्यान आप रखें अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम देखेंगे कि दो सदिशों के बीच किस तरीके से कोण यानी एंगल निकाला जाएगा उसे। तो हमारी हेडिंग होगी सदिशों के बीच कोण। सदिशों के बीच कोण यानी हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब जरा इसे समझिएगा। एक चीज़ सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो एंगल के बीच कोण निकलता है उसके लिए दोनों वेक्टर्स के जो टेल होते हैं, मतलब हम उन्हीं के बीच कोण निकालते हैं, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे ऐसा कि कोण यानी एंगल हमेशा हम टेल के बीच का ही लेते हैं। इस बात को समझिएगा, हम हमेशा एंगल जो लेंगे वो टेल के बीच का ही लेंगे। ये सारी चीज़ें समझने से पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। जैसे अगर हम किसी वेक्टर यानी किसी सदिश की बात करें तो इसे हम पैरेलली आगे पीछे ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे इस वेक्टर को आप ये भी कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस वेक्टर को आप ये कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस वेक्टर को आप नीचे ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस वेक्टर को ऊपर खिसका दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? इस वेक्टर को हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली आगे पीछे ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर इसको तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई वेक्टर ये होता तो इसको हम ये भी लिख सकते, ये भी बना सकते हैं, इसको हम ये भी बना सकते हैं, इसको हम ये भी बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी के पैरेलली ऊपर नीचे आगे पीछे आप किसी भी तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब आगे आपको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि दो कोणों के बीच जो एंगल निकाला जाता है वो हम कैसे निकालेंगे, वो अब आप देखिए। जैसे समझिएगा, हम सिंपल कुछ उदाहरण लेंगे। देखिए, जैसे एक वेक्टर ये है, मान लीजिए ए वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है। अब आप समझिए दोनों के बीच का में थीटा है। तो अगर यहाँ से पूछता है कि ए और बी के बीच का कोण कितना होगा तो आप कहेंगे थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा। आप समझिएगा क्यों? क्योंकि ए वेक्टर का भी टेल यही है, बी वेक्टर का भी टेल यहीं पर है, तो टेल और टेल के बीच का ही कोण हम लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब आगे समझिएगा, एक वेक्टर मान लीजिए ये है, ठीक है, और दूसरे वेक्टर की अगर बात करें तो दूसरा वेक्टर हमारा कुछ ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा ए वेक्टर आप मान लीजिए, ये बी वेक्टर, और दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्या थीटा होगा या कुछ और होगा। तो देखिए, थीटा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका बी वेक्टर का ये हेड है और ए वेक्टर का ये टेल है, तो हेड और टेल के बीच कभी भी एंगल हम नहीं लेते हैं, हमेशा लेंगे एंगल टेल और टेल के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि ये जैसे ऐसे है ए वेक्टर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। लेकिन बी वेक्टर को हम पैरेलली आगे शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम इसे ऐसे पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर। अब टेल, इसका टेल ये, इसका भी टेल ये,
दोनों के बीच का एंगल अब हम ये लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसे आप आगे बढ़ा लीजिए, तो ये कितना था, थीटा था। अब ये देखिए लाइन है, ये एक पूरी लाइन है, इस लाइन पे एंगल कितना बनेगा 180। लेकिन अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 180 में से थीटा आप क्या करेंगे घटा देंगे। तो ए और बी के बीच का जो कोण आएगा, ए और बी के बीच का जो कोण आएगा वो आएगा 180 माइनस थीटा, ये आएगा, ठीक है। अब ज़रा आगे की कहानी समझिए, इसमें कुछ और क्वेश्चंस देख सकते हैं अपन। जैसे देखिए एक वेक्टर आपका ये रहा, ये ए वेक्टर है, एक वेक्टर आपका नहीं, कुछ ऐसा नहीं, ये तो हो ही चुका है, हम एक अलग से बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखिए जैसे एक वेक्टर आपका ये रहा, ये ए वेक्टर है, एक वेक्टर आपका ये रहा और ये बी वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो अगर आपसे पूछता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण बताइए, तो आप थीटा नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका भी ये हेड है और इसका भी ये हेड है, तो हेड और हेड के बीच का एंगल नहीं कैलकुलेट किया जाता है। तो इसे क्या करिए, पैरेलली आगे शिफ्ट करिए। तो देखिए हम आपको बस दिखा रहे हैं, इसको पैरेलली आप आगे शिफ्ट कर दीजिए और इसको भी पैरेलली आप आगे शिफ्ट कर दीजिए। जब इस तरीके से शिफ्ट करेंगे तो ये आपका अगेन ए वेक्टर ही होगा और ये भी अगेन आपका बी वेक्टर ही होगा। और एंगल देखा जाए तो ए और बी के बीच का जो कोण आएगा, अब खुद देखिए कि ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। तो अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल यानी कोण है वो कितना होगा, थीटा होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से दो वेक्टर्स के बीच कोण निकाला जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर कि अगर हमें कोण पूछता है तो कैसे निकाला जाएगा। हाँ जी, देखिए यहाँ पे अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके आगे देखिए, जैसे अपने को ये कोई ट्रायंगल दे दिया है, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब इनके बीच में अगर देखा जाए तो देखिए जैसे ये आपका 40 डिग्री मान लीजिए, अच्छा इसको माने नहीं, इसको 40 डिग्री नहीं मानते हैं, इसको अपन 60 डिग्री मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 40 डिग्री और इसको फिर हम मान लेते हैं आपका 80 डिग्री, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब इनके बीच देखा जाए तो कैसे देखेंगे, देखिए हम मान लेते हैं ये ए वेक्टर ऐसे कुछ है, अरे इसको हटा दीजिए, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये आप मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये आपका ऐसे है बी वेक्टर और ये आपका ऐसे है सी वेक्टर, कुछ ये इस तरीके से है, ठीक है। तो अब हमें अगर कैलकुलेट करना हो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण, तो आप समझिए कि इसमें कैसे करेंगे। तो देखिए हम ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ज्ञात करो कोण, या ऐसे बोलेगा कोण ज्ञात करो, कोण मतलब एंगल, कोण ज्ञात करो। अच्छा पहला क्वेश्चन है हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच। दूसरा हमारा चलेगा ए वेक्टर बी हो गया, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच। तीसरा हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच, सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ज़रा आप ट्राई करिए कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ जी, अब हम देखेंगे इसमें कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का, सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का। देखिए आपको थोड़ा सा टाइम दिया गया था, आप उसमें अगर ये किए तो ठीक, अदरवाइज़ देखिए इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात कर रहा है, तो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। देखिएगा ध्यान से, ए वेक्टर जैसे ये इसका ये वाला पोर्शन हेड हो गया, और बी वेक्टर की बात करें तो आपका बी वेक्टर कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको थोड़ा चिपका लीजिए, ये तो ये आपका बी वेक्टर है,
ठीक है। और इनके बीच का एंगल जो है वो 40 डिग्री दे रखा है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि इसका टेल और इसका हेड इनके बीच का एंगल निकाला जा सके, तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसको अब शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट कैसे करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, मतलब इसको आप ऐसे कर लीजिए। ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। तो ये आपका ए वेक्टर रहा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो आप इसको यहीं रहने दीजिए, इसको आप खिसकाए हैं, तो आप इसको जब यहीं रहने देंगे तो ये आपका बनेगा और ये होगा आपका बी वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान से आप समझिए, यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ये आपका था 40 डिग्री, ठीक है। तो अब बात हो रही है कि ये वाला जो हमारा एंगल है, यानी कि ये एंगल इनके बीच का ये कितना होगा, तो ये ओवरऑल 180 डिग्री होता है। अब अगर ये 40 डिग्री हो गया तो ये 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री करेंगे तो ये बचेगा 140 डिग्री। तो यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो कोण यानी एंगल आया है वो 140 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमसे पूछा है बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल। तो देखिए ये इसका हेड होगा और इसका ये टेल होगा, ऐसा ही होगा। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ऐसे, ठीक है। ये आपका है, ये हेड यानी कि सी वेक्टर है, और ये आपका ये हेड है और ये आपका बी वेक्टर है, ऐसा कुछ दे रखा है। अब इसे सही से आप शिफ्ट करिए। अब कैसे करेंगे, इसको आप ना आगे खिसका दीजिए। अब देखिए इनके बीच का एंगल कितना है, 80 डिग्री है इनके बीच का एंगल, 80 डिग्री। आप इसे क्या करिए, ज़रा आगे खिसकाइए। जब इसे आप आगे ऐसे खिसकाएंगे तो ये जो गया है यहाँ खिसक के जब आएगा तो ये हेड हो जाएगा, और इसका यानी बी वेक्टर को जब खिसकाए हैं तो ये बी वेक्टर बन गया और ये आपका सी वेक्टर, और ये जब आप खिसकाएंगे तो ये टेल हो जाएगा और ये हेड है। तो अब टेल और टेल के बीच का एंगल जब देखना है तो कैसे देखेंगे कि अगर पूरा देखा जाए तो ये पूरा 180 होगा। अगर ये 80 है तो आप 180 डिग्री में से जब 80 डिग्री घटाएंगे 80 डिग्री तो ये बनेगा 100 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का जो एंगल आएगा वो आएगा 100 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड की बात करेंगे। थर्ड यानी कि सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच की बात हो रही है। तो थर्ड देखिए यहाँ पे, अब सी वेक्टर ए वेक्टर है, तो इसका अगर देखा जाए तो ए वेक्टर का ये टेल पड़ेगा और सी वेक्टर का हेड पड़ेगा। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि ये ए वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसे और ये हेड पड़ेगा और ये सी वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए इनके बीच का जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, बात समझ में आई। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे, और जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से आप देखिए कैसे दिखेगा। ये इसका टेल है, ए वेक्टर का ये टेल दिख रहा है, और इसकी बात करेंगे तो ज़रा इसको आप आगे खिसकाइए। जब इसको आगे शिफ्ट करेंगे, पैरेलली आगे शिफ्ट करेंगे, तो इसको हम हटा देते हैं, यहीं से देख लेते हैं। अब ये सी वेक्टर का ये टेल हो गया और ये हेड हो गया और ये सी वेक्टर। अब देखा जाए अगर एंगल तो ये टोटल 180 होगा यानी 180। अब 180 में से आप 60 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बचेगा कितना, 120 डिग्री यानी 120 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, और इसी तरीके से आप एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे उनमें आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये अपन अब इरेज करते हैं, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। और आप इसमें याद रखिएगा कि एंगल हम हमेशा टेल के बीच का लेंगे, हेड टेल या हेड हेड ऐसा नहीं होगा। हमेशा जब भी लेना होगा आप टेल के बीच का लेंगे। आप अपने हिसाब से आप शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली आगे पीछे ऊपर नीचे जैसा करना हो कर लीजिए, ठीक है। एक और हम एग्जांपल की यहाँ पर बात करेंगे। देखिए ये कुछ दे रखा है इस तरीके का, ये है, फिर ये है आपका, फिर ये, और फिर ये आपका मिल गया है, ठीक है। सॉरी ये नहीं, थोड़ा सा हाँ ये रहा और फिर ये रहा, ये आपका है।
यहाँ पे आप इस ऐसे मत देखिएगा, आप बस ये समझ लीजिए कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बस हम आपको क्वेश्चन करने का तरीका समझाएंगे, ठीक है। ये आपका कुछ सी वेक्टर दे रखा है और ये आपका डी वेक्टर और ये आपका है ई वेक्टर, ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है। इसके बीच का जो एंगल है वो 96 डिग्री यानी 96 है, इसके बीच में जो है 130 है ये, और इसकी अगर बात करें तो ये आपको दे रखा है 112 डिग्री, इसकी बात करें तो ये 97 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और ये आपका 105 डिग्री दे रखा है। अगर आप बात करें जैसे बहुभुज यानी पॉलीगॉन के बीच का कोण कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आप देखिए हम कहेंगे कि बहुभुज के कुल कोणों का या बहुभुज के कोणों का कुल योग, आप ऐसे लिख दीजिए, बहुभुज के कोणों का कुल योग ऐसे, यानी कि हम कहेंगे टोटल सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन, इसकी बात करेंगे। अच्छा इसको समझ लीजिए, इसको बोला जाता है पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन ये होता है। अब यहाँ पे आप समझिए, ये होता है आपका पॉलीगॉन। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो n-2 इंटू 180 डिग्री ये होता है कुल जैसे किसी भी, जैसे त्रिभुज हो गया तो त्रिभुज का कितना होता है 180। अच्छा यहाँ पे अगर n की बात की जाए तो ये होता है भुजाओं की संख्या, यानी नंबर ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं की संख्या, इनको ये बोला जाता है भुजाओं की संख्या, या इनको बोलते हैं नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए त्रिभुज था, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं ये, तो त्रिभुज के कुल कोणों का योग कितना होता है, तो n की जगह रखेंगे 3 - 2 और गुणे 180, ये हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं जिससे आप समझ सकें। तो ये 1 हो जाएगा और गुणे 180, ये यानी कि आ जाएगा 180 डिग्री। आपको भी पता है कि त्रिभुज में कुल कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ये आपको पता ही है। अब इसी तरीके से हम बोलेंगे चतुर्भुज, कि अगर चतुर्भुज है तो कुल कोणों का योग कितना होगा, तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, n के प्लेस पे आप 4 रखिए, -2 गुणे 180, और इस तरीके से आ जाए, 4 में से 2 घटाएंगे 2 गुणे 180, और ये आ जाएगा आपका 360। और आपको पता है कि चतुर्भुज के कुल कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई, ये केवल ये समझाने के लिए था कि इनके कुल कोणों का योग क्या आएगा, इसी के हिसाब से आएगा, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें फिर से वही ज्ञात करना है कि ए और बी के बीच का कोण कितना होगा, बी और सी के बीच का कोण कितना होगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। पहला हम निकालना चाहते हैं ए और बी के बीच का, तो ए वेक्टर और एंड मतलब और बी वेक्टर के बीच का कोण हमें ये ज्ञात करना है। अब ज़रा समझिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो कोण निकल के आएगा वो कैसे निकलेगा। तो देखिए ये आपका ए वेक्टर, ध्यान से समझिएगा, ये ए वेक्टर दे रखा है, जब इसको आप यहाँ करेंगे तो यहीं तक आएगा। बी वेक्टर आपका कुछ इस तरीके से दे रखा है ये, तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर इनके बीच का कोण देखा जाए तो 130 डिग्री दे रखा है, देखिए ये दे रखा है। जबकि आपको पता है कि हेड और टेल के बीच का कोण नहीं देखा जाता है, हम टेल और टेल के बीच का कोण देखते हैं। तो ज़रा यहाँ समझिए, इसको आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये जैसे है वैसे इसको रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा यहीं पे हम बता देते हैं ना, यहीं पे ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आप क्या करिए कि इसको आगे शिफ्ट करेंगे जब इस तरीके से, तो ये हेड बन जाएगा और ये ए वेक्टर ही रहेगा। अब देखिए कुल ये जो होता है एक सीधी लाइन है ना, एक सीधी लाइन, तो कुल 180 डिग्री होता है, कुल कितना होता है 180। तो आप जब इसको निकालना चाहते हैं तो 180 में से 130 घटाएंगे तो बचेगा 50 डिग्री। तो यानी कि अब देखिए ए वेक्टर का ये टेल है, बी वेक्टर का ये टेल है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण 50 डिग्री होगा,
ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरे की बात करें तो अब हम देखेंगे बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का कोण। तो बी और सी की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा हो चुका है, मतलब आप ऐसे समझिए कि ये वाला हमारा हो चुका है। अब बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो बी वेक्टर तो ये रहा, तो बी वेक्टर आपका कुछ ये रहा। सी वेक्टर की बात करें तो ये रहा, तो सी वेक्टर आपका ये रहा। इस तरीके से है ना, ये इसका हेड है और इसका ये टेल है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, दोनों के बीच का अगर कोण देखा जाए तो 112 डिग्री है। आप इसके ऊपर मत जाइएगा कि ये फोटो ऐसा है, ऐसा नहीं होगा, अरे वो मत, आपको बस जो कैलकुलेट करना है उसे कैलकुलेट करिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर है। आप यहाँ देखिए, इसका ये हेड है और इसका ये टेल है, तो ऐसा तो होगा नहीं। आप किसे शिफ्ट करेंगे, आप इसके जो ये हेड है इसका टेल लाइए, तो आगे जब खिसकाएंगे तो ये होगा और ये आपका बन जाएगा बी वेक्टर। अब समझिए 112 ये है तो ये कितना होगा, तो ये सीधा 180, तो 180 में से आप 112 घटा देंगे, बचेगा कितना, 10 में से 2 8 बचेगा, फिर 7 में से 1 तो 6 ये बचेगा, तो 68 डिग्री आएगा। यानी कि बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का कोण जो आएगा वो 68 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए हम तीसरे की बात कर लेते हैं। यहीं पे तीसरे में हम ये देखेंगे, देखिए ये भी हमारा हो चुका है। तीसरे की सी और डी, तो सी और डी के बीच की बात हो रही है, तो ये जाएगा इसका हेड, तो आप इसको कुछ ऐसे खींचिए, ये जाएगा इसका हेड, तो ये आपका आएगा सी वेक्टर, ठीक है। ये अगर डी की बात करें तो डी का ये इसका ये टेल आएगा, तो ये कुछ आपका इस तरीके से ये ऐसे दे रखा है, ठीक है, और ये आपका डी वेक्टर है। अब ध्यान से अब समझिए, इनके बीच का कोण कितना दे रखा है, 97 डिग्री, 97 अंश, ठीक है। अब आगे समझिए कि सी और डी, इसका ये हेड है लेकिन इसका ये टेल है और एंगल निकालना है टेल के बीच, तो इसी को आप आगे शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। जब इसको आगे शिफ्ट करेंगे आप सोचेंगे कि अच्छा इसको पीछे क्यों नहीं कर सकते, जब पीछे करेंगे तो हेड और हेड मिलेगा, लेकिन जब इसको आगे करेंगे तो आगे ये खिसक गया, तो सी वेक्टर ये आ गया। अब देखिए ये कितना होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल 180, तो 180 में से आप 97 घटा देंगे, ठीक है। तो जब 97 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 83 ये बचेगा। यानी कि सी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का कोण आएगा 83 अंश, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ देखिए क्या होगा, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये तो हो चुका हमारा, ये हमारा हो चुका है, अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, डी वेक्टर और ई वेक्टर। चलिए हम यहीं आपको समझा देते हैं। ये खुद देखिए, अगर इसको सही से लिखा जाए तो इसका ये हेड बनेगा और इसका ये टेल बनेगा, यानी कि डी वेक्टर का ये हेड है और ई वेक्टर का ये टेल है। तो आप हेड को क्या करिए, थोड़ा आगे खिसकाइए, जब ऐसे खिसकाएंगे तो ये बनेगा। अगर ये 105 है तो फिर ये कितना होगा, तो आप लिखेंगे 180 में से हम 105 घटा देंगे और जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और ये बचेगा 175 डिग्री, तो ये हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये इसका हेड बनेगा, इसका ये हेड बनेगा, तो ई का ये हेड और ए का ये टेल बनेगा, तो फिर हेड को हम आगे खिसका देंगे। जब आगे खिसकाएंगे तो ये जो बनेगा, अब ये क्या आएगा, 180 में से हम 96 घटा देंगे, तो 10 में से 6 तो ये 4 बनेगा, 7 में से 17 में से 9 तो ये 8 बनेगा, तो ये 84 आएगा। तो देखिए ये इतना टफ नहीं है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर पीछे के आपने कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं तो, ठीक है। चलिए हम इसी के साथ यहाँ तक जो लेक्चर हमारा है इससे कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक है। इसके आगे के जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करेंगे और मिलना चाहेंगे अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू जी।